नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आपका अंग्रेजी का पेपर काफ़ी शानदार गया होगा और हिंदी का पेपर भी काफ़ी शानदार जाने वाला है। तो उसी के अंतर्गत हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। देखो, बहुचयनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिरीष के फूल की तुलना किससे की गई है? देखो, न तो किसान से की गई है, न भिखारी से की गई है, न अमलतास से की गई है। शिरीष के फूल की तुलना अवधूत से की गई है, यानी उसे सन्यासी बताया गया है पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? देखो, उसका वास्तविक नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसकी कंठी माला और सेवा भाव को देखते हुए उसका नाम भक्तिन रखा था। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? न तो वो पाक शास्त्र है, न रसायन शास्त्र है, वो है व्याकरण शास्त्र यानी ग्रामर। टेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? ये परिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है आपके, जिसका अर्थ होता है वसीयत। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। आलोक धनवान ने पतंग नामक कविता में कहा है कि जन्म से ही बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ बच्चे कोई रियल कपास नहीं लाते हैं, एक्चुअल में उनकी कोमलता का वर्णन करने के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया गया है। उषा नामक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो वो है ताम्रकाल के शहरों में से। आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? देखो, वो रियलिटी का प्रतिबिंब है, यथार्थ या वास्तविकता का। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? वो होता है लाइव। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर हमारी लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि यहाँ लक्षित अर्थ किया गया है शेर, यानी बहादुरी को दर्शाने के लिए शेर शब्द काम में लिया है। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार क्या कहलाता है? वो होता है अर्थालंकार। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? वो या तो वाच्यार्थ कह सकते हैं या फिर उसे मुख्यार्थ हम कह सकते हैं। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? स्पष्ट करिए। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन जर्नलिज्म से आशय है डिजिटल माध्यम यानी इंटरनेट का उपयोग करके समाचारों और समसामयिक विषयों की रिपोर्टिंग, लेखक, संपादन और प्रसारण करना है। इसे वेब पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके कई माध्यम हो सकते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डाटा। इसकी खासियत यह है कि इसमें पाठक किसी भी समय कहीं से भी खबर का एक्सेस कर सकता है और खबरें तुरंत अपडेट होती रहती है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान का महत्व स्पष्ट कीजिए। यहाँ उसी की बात हो रही है जब जीजी लेखक को समझाती है। देखो, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान का बहुत महत्व है। यह पाठ सिखाता है कि त्याग वह नहीं है जो आपकी जरूरत से ज्यादा हो, बल्कि वह है जो आपके पास भी कम हो और आप उसे सहर्ष किसी और को दे दें। जब लोग पानी की किल्लत होने पर भी इंद्र सेना को थोड़ा सा पानी दान करते हैं, तो वह त्याग का भाव दर्शाता है, जिसके बदले वर्षा रूपी बड़ा फल मिलने की कामना की जाती है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव एवं छोटे ही शोभा पाते से आप क्या समझते हैं? देखो, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग से ली गई है। विप्लव रव से आशय है क्रांति की गर्जना, क्रांति की भीषण गर्जना। यह गर्जना शोषक वर्ग को डराती है और पीड़ित वर्ग में उत्साह भरती है। छोटे ही शोभा पाते से आशय है कि छोटे लोग, गरीब, शोषित, जो निचले वर्ग के हैं, वो क्रांति की गर्जना सुनकर शोभायमान होते हैं, यानी उनमें एक आशा की किरण जगती है कि उनका उद्धार हो सकता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए? देखो, वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक आनंद यादव, जूझ पाठ के जो लेखक हैं, के व्यवहार में काफी बदलाव हुए हैं। पढ़ाई में रुचि और प्रतिस्पर्धा। देखो, लेखक अब वसंत पाटिल के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगा, जिससे उसकी गणित में रुचि बढ़ी। उसने वसंत से गणित की समस्याओं को पूछना शुरू किया, जिससे उसकी पढ़ाई में तेजी आई और वह कक्षा में कंपटीशन महसूस करने लगा। आत्मविश्वास और एकाग्रता। वसंत के साथ काम करने और पढ़ने से लेखक का आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपना काम एकाग्रता से करने लगा और धीरे धीरे कक्षा में होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। यह है संगति का असर। अभी लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे अपन। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से वर्तमान समय की भागदौड़ भरी एवं संघर्षपूर्ण जीवन जीने की सीख दी है। उक्त कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करिए।
देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्ष कुल के निबंध में शीर्ष के माध्यम से संघर्षपूर्ण जीवन जीने की सीख दी है। शीर्ष का वृक्ष भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों में भी अदम्य जिजीविषा जीवन की इच्छा बनाए रखता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी हरा भरा फूलदार बना रहता है। यानी वह जीवन की विषम से भी विषम परिस्थितियों को से हर्ष स्वीकार करता है और विचलित नहीं होता है, एक सन्यासी की तरह। वर्तमान समय की भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य को भी शीर्ष की तरह अनासक्त तटस्थ बने रहना चाहिए। हमें सुख दुख लाभ हानि आशा निराशा रूपी संघर्षों में भी शीर्ष की तरह धैर्य और निर्लिप्तता यानी किसी भी चीज में लिप्तता का न होना ऐसी स्थिति बनाए रखकर जीवन जीना चाहिए। उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि यानी जो शमशेर बहादुर सिंह है उन्होंने किन उपमानों का प्रयोग करके कविता में गतिशीलता ला दी है। देखो, शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में सुबह यानी भोर का पल पल बदलते चित्रों को चित्रित किया है और गतिशील उपमानों का प्रयोग किया है। उन्होंने उन्होंने कई उपमान यूज किए हैं, जैसे राख से लेपा हुआ चौका। यह उपमान भोर के गीलेपन और पवित्रता को दर्शाता है। अभी गीला पड़ा है कहने से पता चलता है कि यह परिवर्तनशील है और कुछ देर में सूख जाएगा। काली सिल, यह अंधेरे और नमी का प्रतीक है, जिसे जरा से लाल केसर से धुल गया हो कहने से अंधेरे से रंग बदलने की गति को दर्शाता है। नीले जल में घोर झिलमिल देह यह उपमान को दर्शाता है कि नीले आकाश जल जैसे गहरा है और उसमें बढ़ता हुआ सूर्य घोर स्त्री के समान प्रतीत होता है जो हवा के झोंकों से झिलमिला रहा है। अन्य उपमान इसके आधार पर भोर की गतिशीलता और रंग परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे काली स्लेट पर पीली खड़िया और हल्की रेखा। और ये देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का उद्देश्य रहा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार इंटरव्यू किस प्रकार से लेते। देखो, ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, कितनी रेलेवेंट है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखो, सिल्वर वेडिंग की कहानी वर्तमान समय में पीढ़ी अंतराल यानी जनरेशन गैप और मूल्यों के टकराव के संदर्भ में गहन प्रासंगिकता है। पीढ़ी अंतराल जनरेशन जो गैप है, कहानी यशोधर बाबू के पारंपरिक और पुराने आदर्शों जैसे समहाउ इम्प्रॉपर का भाव को उनके आधुनिक महत्वाकांक्षी बच्चों के विचारों से टकराते हुए दिखाती है। वर्तमान में तेजी से बदलते समाज और टेक्नोलॉजी के कारण यह पीढ़ी अंतराल और भी गहरा हो गया है। मूल्यों का संघर्ष, ये कहानी सिखाती है कि भौतिक सफलता जैसे धन दौलत और भावनात्मक संतुष्टि परिवार के साथ के बीच संतुलन बनाए रखना कितना कठिन है। वर्तमान में भी बच्चे अपने करियर को महत्व देते हैं, जबकि माता पिता भावनात्मक समर्थन चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी उनसे पूछे। कहानी बताती है कि पुरानी पीढ़ी के अनुभवों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, यानी टाई सूट पहनना सीखें लेकिन धोती पहनना ना भूलें। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अभी अर्धवार्षिक की दृष्टि से वैसे। अगला प्रश्न देखो, दत्ताजी राव का। दत्तू दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा एवं धन लोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट करो। देखो, दत्ताजी राव का यह कथन गुणवत्ता को मात्रा से अधिक महत्व देने का सूचक है। दत्ताजी मानते थे कि गुड़ की मात्रा बढ़ाने के बजाय यदि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो बाजार में उसका भाव यानी कीमत ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगी। वर्तमान समाज के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा, आज के अत्यंत प्रतिस्पर्धी समाज में कंपिटिटिव हर कोई अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में है। धन के लालच के कारण लोग उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने लगे हैं, जैसे मिलावट करने लगे हैं। ब्रांड वैल्यू, यह कथन आधुनिक ब्रांडिंग और मूल्य निर्माण के सिद्धांत पर खरा उतरता है। जो कंपनी या व्यक्ति अपनी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है वह भीड़ भरी कंपटीशन से ऊपर उठकर एक उच्च बाजार मूल्य प्राप्त करता है। कंक्लूजन निकलता है कि दत्ताजी राव का विचार सही है। क्षणिक लाभ के बजाय उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने से ही दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म की सफलता और सम्मान मिलता है। अभी इंपॉर्टेंट लेखक परिचय देख लेते हैं, जैसे महादेवी वर्मा का परिचय। जन्म 1907 फर्रुखाबाद में, छायावाद के चार स्तंभों में से एक मानी जाती है, जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविता है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। साहित्यिक विशेषताएं हैं, जैसे उनकी कविताओं में विरह वेदना, रहस्यवाद की प्रधानता,
वह प्रकृति और परमात्मा की गहरे भावनात्मक संबंध को अपनी रचनाओं में व्यक्त करती है। कला पक्ष है उनका, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, उनकी शैली संवेदनात्मक और काव्यात्मक है और अद्भुत बिंब विधान भी देखा जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन 1907 में जन्म है, इलाहाबाद हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुख्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। आत्मकथा इनकी 4 खंडों में क्या भूलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे ही भाव पक्ष। उनकी कविता में व्यक्तिगत प्रेम, मस्ती, उल्लास और संघर्ष को दर्शाया गया है। ये कॉमन लाइन है, लेकिन हालावाद आप ध्यान रखिएगा। वही भाषा सरल, सहज और बहती हुई खड़ी बोली है और लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। एक ऐसा प्रसंग व्याख्या भी देख लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गया गल निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। प्रसंग देखिए इसका। यह पद्यांश उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत चौकोना से लिया गया है। इसमें कवि अपनी लेखक प्रक्रिया, यानी लेखक जो कर्म है, कवि कर्म, उसकी तुलना किसान के कार्य से कर रहा है। कवि का खेत और बीज एक कागज है और उसका खेत बहुत छोटा है, यानी कागज ही है, और वह चौकोर खेत वास्तव में कागज का एक पन्ना है। इस पन्ने रूपी खेत में कोई अंधड़ तेज हवा के समान अचानक कोई भावनात्मक आवेग या फिर विचार आया, जिसने एक क्षण भर में ही एक बीज, कविता का मूल विचार बो दिया। कल्पना का रसायन। इसके बाद यह बीज कल्पना रूपी रसायनों जैसे खाद और पानी को पीकर पूरी तरह गल गया। जैसे ही बीज गला, उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटने लगे। ये अंकुर फूटे और कविता पल्लव, पत्ते और पुष्पों से युक्त होकर विशेष रूप से जुग गए, यानी कविता पूरी तरह से खिल उठे। सौंदर्य और विनम्रता आ गई। विशेष में पद्यांश में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। सहज सरल खड़ी बोली, यह आप पढ़ सकते हैं। अपन सीधा प्रसंग पर आते हैं। यह पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस अंश में मेघनाथ द्वारा शक्ति लगने के बाद मूर्छित हुए लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौटे हनुमान के मिलन और लक्ष्मण के होश में आने का वर्णन है। व्याख्या देखो। राम और हनुमान का मिलन। संजीवनी लेकर आए हनुमान को देखकर राम हर्षित हुए और उन्हें तुरंत गले लगा लिया। वैद्य सुषेण ने तुरंत वह उपाय किया, संजीवनी का प्रयोग किया और लक्ष्मण खुशी से उठ बैठे। भ्राता मिलन और हर्ष। लक्ष्मण के होश में आते ही प्रभु राम ने उन्हें हृदय से गले लगा लिया। यह देखकर सकल भालू और वानर सेना हर्षित हो उठी। अंत में हनुमान जी वैद्य सुषेण को उसी प्रकार उसी स्थान पर जहां से लाए थे वहां छोड़ आए। विशेष में देख लीजिए, छंद दोहा चौपाई, छंद दोहा और चौपाई है, भाषा अवधि है, इत्यादि।